महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार देना चाहूँगा और थैंक यू सो मच आप सभी यहाँ पधारे हमारी मेहनत को देखने के लिए, इसे सराहने के लिए और थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपने पूछा मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं 19 साल की उम्र से इस फील्ड में आ गया था। मुझे 20 साल का थिएटर का तजुर्बा है। मैं नादिरा ज़हीर बबर जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एकजुट थिएटर ग्रुप के साथ 2003 से। इसके अलावा और भी 2-3 ग्रुप्स के साथ जुड़ा हूँ मैं। बीच में मैं दुबई रहा, एक बॉलीवुड डांस ड्रामा था जाने जिगर, आपने सुना होगा, विस क्राफ्ट का था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे रोल निभाए। और इसके अलावा मुझे मारवा स्टूडियो है फिल्म सिटी नोएडा में, वहाँ पर मुझे जो 3 महीने का कोर्स होता है, वहाँ पर मुझे अपना जो भी मैंने सीखा था वॉइसिंग से, अपने थिएटर से, वो सब मुझे शेयर करने का मौका मिला। वो 3 महीने का कोर्स मैं ही संभाल रहा था। वहाँ पे जो भी हमारे युवा कलाकार आते हैं, उनकी स्पीच पे काम करना या उनमें जो भी थोड़ी बहुत जो रवा करते हैं हम अपने इस हुनर को। और ये क्राफ्ट है, ये देखिए बोलते हैं कि माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता है, तो बस यही है, इसको हमने मांझा और मैं लगातार मांझ रहा हूँ। और हाँ, मैं वॉइस ओवर्स, कार्टून्स, रेडियो सब करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मूवीज़ जैसे आजकल डबिंग जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी फल फूल रही है, क्योंकि हमारे जो अपना अमेज़ॉन हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, इसमें जो भी कंटेंट आ रहा है आजकल सभी भाषाओं का, इंग्लिश से लेके कोरियन ड्रामा इतने हैं। अब साउथ इंडस्ट्री जो हमारी है उसकी सारी फिल्में डब होती हैं। तो अल्लू अर्जुन की एक फिल्म थी बनी द हीरो, उसमें उस वक्त मैंने शुरुआत की थी उसकी लीड वॉइस के लिए। फिर मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से मुझे बाहर जाना पड़ा था, दिल्ली एंड देन दुबई, जो मैंने आपको बताया, नहीं तो आज उसकी भी आवाज़ हो सकता है मैं ही होता। तो इसके अलावा कार्टून्स वगैरह आप लोगों ने सुने होंगे, हना मोंटाना काफ़ी फेमस हुआ था बहुत। तो हना मोंटाना में जो हना का भाई था जैक्सन, उसकी वॉइस में करता था। और अपना पावर रेंजर्स बच्चे बहुत देखते हैं, उसमें येलो रेंजर और ये सब ब्लू रेंजर वगैरह ये सब। तो ये मेरा पूरा सफ़र रहा और फिर मुलाकात हुई हमारी सर से और बाकी किस्मत। इस लंबे सफर के दौरान आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड एम्बिशंस कि फीचर फिल्म में भी कोई चांस मिलना चाहिए जी। तो वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग था कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नोन नेम इन द वीओ सर्किट और थिएटर भी आपने कहा कि 19 साल से आपने किया है, तो उसके बावजूद भी मौके नहीं मिलते, तो वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है? इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा, मौका देखिए, मैं ये सोच के आया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मुझे जब मैं ऑडियंस के सामने होता हूँ, कैमरे के सामने होता हूँ या इवन माइक पे होता हूँ, तो मैं इंजॉय कर रहा होता हूँ। तो हम लगातार सीखते हैं। मुझे लगता है कि आपको कितना वक्त लगता है, इसमें जो स्ट्रगल शब्द है तो मुझे बहुत नेगेटिव लगता है, क्योंकि हम सीख रहे होते हैं। मैं हरियाणा से हूँ, ठेठ जाट परिवार से हूँ, ठेठ हरियाणवी बोली जाती है, तो हम खुद को मांझ रहे होते हैं। मुझे याद आता है आज से 18-20 साल पहले, मैं मतलब भाषा, मैं और मेरा भाई और जो भी मतलब जो हमारी भाषा होती है जो कि काम आती है, हम बोलियों में खो के रह जाते हैं। सो बोली से भाषा को जो सफ़र होता है, तो मुझे लगता है फ्रस्ट्रेटिंग नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, आपको अपनी अज्ञानता की उतनी ही ज़्यादा समझ होती चली जाती है। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और जब आपका वक्त आता है उस अनुसार आपको वो मिलने लगता है। और सही बताऊँ तो मैं अपना थिएटर से और वॉइसिंग से, इन चीज़ों से इतना मैं लगा रहा, मतलब मैं सही मायने में एक्टिंग के लिए मैं ज़्यादा ट्राई नहीं किया था। मतलब मैंने इवन ये मूवी भी, मेरे एक साथी ने, कास्टिंग डायरेक्टर ही हैं वो भी, तो वो उन्होंने बताया यार ये एक बड़ी अच्छी कहानी सुनी, और उनका ये कहना था कि जब मैं वो कहानी सुन रहा था, इसकी नरेशन सुन रहा था, तो मुझे उस चंदू में मुझे तू ही कंटिन्यूसली तू ही नज़र आ रहा था, जो जो हालात थे उस तरीके से। मैंने तो उन्होंने मुलाकात करवाई सर से, और फिर ऑडिशन हुए, 3 सीन सर ने हमें पूरा जमा के टेस्ट किया इधर से उधर से और उसी वक्त इन्होंने फिर मुझे फाइनल किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तेरी की किस्मत मेरी फूटी है। जी 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 जी। वैष्णवी, these are subjects, slice of life stories. वो माइक में पीछे अच्छा अच्छा। जब slice of life stories की बात आती है, और अक्सर एटलीस्ट जो मेरा अनुभव रहा है व्यूइंग का, उसमें सेंट्रल कैरेक्टर हमेशा एक मेल होता है। हम कॉमन मैन इसलिए शायद बार-बार कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं आपके कैरेक्टर को ट्रेलर में देखता हूँ, आपके साथ अनदर फीमेल कलीग, तो ये जो कॉमन वुमन है, इसका जिक्र मुझे नहीं लगता कि हमारे सिनेमा में या इवन इन कॉमन पब्लिक डिस्कोर्स, जो कॉमन वुमन है उसका जिक्र नहीं होता। होना तो चाहिए बहुत ज़्यादा। आई फील लाइक जो सारे फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं मूवीज़ में, मूवीज़ बन ही नहीं सकती अगर फीमेल कैरेक्टर्स नहीं होंगे। आप एक्सेसरी की तरह यूज़ नहीं कर सकते।
काफ़ी हमारा प्रोग्रेस भी काफ़ी हुआ है ओवर द इयर्स की जो फिल्म इंडस्ट्री में अभी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा औरतों के भी कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अभी बस स्क्रीन पे आके चाहे आइटम सॉन्ग कह लो या जस्ट एज एन एक्सेसरी या जस्ट एज आई कैंडी, जो अभी नहीं हो रहा है। अभी we're moving more towards substance. More women need to be represented और इस यहाँ पे हमारे 2 फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं दोनों बहुत अलग है और दोनों बहुत रियल है। ऐसे हम सब होते हैं, औरतें होती है ऐसी जिनको उतना स्क्रीन टाइम देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बहुत खुश थी जब मैंने अपना कैरेक्टर सुना। जैसे सर ने भी बताया, बहुत रियल कैरेक्टर है आरती का, जो उसके भी एम्बिशंस है, उसने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में। शी जस्ट वांट्स टू हैव अ गुड लाइफ, शी वांट्स टू हैव अ गुड पार्टनर, वो काम करना चाहती है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती है। अब उसके साथ आगे जो भी होता है इसकी वजह से वो तो बहुत तबाही वाला एक सीन है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेसिक द फाउंडेशन ऑफ द कैरेक्टर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। शी was ambitious, her individual, every characteristic that she has is worth mentioning. So I'm very happy that I got this role and I've craved to do something like this all my life. आप कहती हैं औरतें ऐसी, girls are like this only in life also. So do you think औरतें सच कुछ आदमी को पालती? ओह नो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं वही बोल रही हूँ कि जो उस पॉइंट पे जो आरती पहुँची है वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद पहुँची, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट किए जा रहा है स्टोरी में। मैं बस बता रही हूँ कि जो बेसिक उसकी फाउंडेशंस है, जैसे वो अपनी लाइफ जीना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, हर औरत वही चाहती है। तो ऑफ कोर्स ये मूवी का कैरेक्टर है तो थोड़ी बहुत तो नोक झोंक और थोड़ा एग्जैजरेशन तो है ही, पर दैट वाज फॉर कॉमिकल पर्पसेस, बट कैरेक्टर काफ़ी डीप है उससे ज़्यादा। यहाँ बैठे सारे पुरुष हैं डाइस पे, केवल आप ही एक महिला हैं। मैं पुरुषों से पूछना चाहूँगी, कितना ताल्लुक रखते हैं आप इस डायलॉग से? किस क्या क्वेश्चन था? कि आप कितना ताल्लुक रखते हैं, खासकर आप भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो आपको तब से जानती हाँ, हूँ। तो कितना ताल्लुक रखते हैं आप इस डायलॉग से? किस इस डायलॉग से? हाँ, पालने वाला कौन सा? पालने वाला पालने वाले जी, 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 पालने बिल्कुल वाले करेक्ट। डायलॉग हाँ, से बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक, बहुत शानदार उत्तर देने वाला हूँ मैं। हाँ, मुझे बता। माँ जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, ये कटु सत्य है। और दूसरा हिस्सा, जब हम विवाह करते हैं तो पत्नी भी हमारी पालनहारा होती है, हमें पालती है, हमारे जज्बातों को पालती है, हमें मोहब्बत से पालती है, हमारे खाने से पालती है, हमारे इमोशंस को पालती है, हमारे दुख, हमारे सुख, उन तमाम चीज़ों को पालती है। इस संवाद का मतलब कॉमेडी में दूसरा अर्थ हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि अर्धांगिनी यानी आधा शरीर है, वो तो है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सेइंग इनफैक्ट इन माय डिफेंस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, बिल्कुल। मेरी मधु जी पत्नी यहाँ बैठी बैठी है, उन्होंने लिटरली हमको पाला है और अभी भी सुबह निकलते हुए ये रुमाल रखा, खाना लिया, ये किया, वो तो लिटरली पाल ही रही है। एंड अगेन वन मोर थिंग, मेरे डिफेंस में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको जितने लोग जानते हैं वो परेशान हैं हमसे, यार तुम्हारी हर कहानी की प्रोटैगनिस्ट फीमेल क्यों होती है? तो ये एकमात्र कहानी मेरे पास उस समय थी जिसकी की प्रोटैगनिस्ट फीमेल नहीं थी। तो वो भले आप चांदनी वार की बात करें या आगे आने वाली जो मेरी अगली फिल्म जो है वो भी प्रोटैगनिस्ट जो है फीमेल ही है। सो डोंट वरी, मैं नो यू राइट। मैं इन लोग से ज्यादा फेमिनिस्ट तो मैं हूँ। और जो एक्चुअली हम लोग फिल्मों में ये फिल्म में जैसे वो डायलॉग है कि वो पाल रही है, लिटरली पाल रही है, और हम ये मेंस वर्ल्ड कहते हैं ना, इट्स अ मैंस वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं सच कहूँ तो मेरे जितने दोस्त हैं, अगर सबको बोलना मेरी बीवी काम करे मैं तो घर पे बैठ जाऊँ, ये एक फैक्ट है। अभी इस जमाने में मुझे भी मेरी बीवी कमाए, मैं तो घर बैठ के आराम से, इसमें कोई शर्म नहीं है एक्चुअली। मतलब अगर सिर्फ फिनेंशियल बात करें
तो एक्चुअली मेरे दोस्त लोग को कहते हैं यार मेरी बीवी काम करे, मैं तो बच्चे के साथ खेलता रहूंगा, लिटरली वैसे हो चुका है। तो इट्स उसमें कोई शर्म नहीं मुझे लगता, मैं तो खुशी खुशी कर लूंगा। जी जी शादी नहीं हुई है, पालने वाली बीवी ढूंढना है। तजुर्बा है, हाँ बिल्कुल है, थोड़ा थोड़ा है। अभी वो कैमरे पे ना घर पे पहुंचेगा इसलिए बता नहीं रहे। नहीं, मैं औरतों का बोल रहा हूँ, माँ का एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है कि वो पालने वाली बात जो है वो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल पालती हैं, और जब जब हम टूटते हैं हमें संभालती भी हैं। बिल्कुल। This is why I love all of the people that I've worked with because they're genuinely feminist and in the real sense, not the Instagram definition of feminist. Genuinely मुझे बहुत equal treatment हर जगह पे मिली है और मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म पे काम करने में। तो I'm very grateful actually. I'm just feeling it right now. यहाँ भी देखो बीच में बिठाया है। Thank you. इसलिए बीच में बैठा I'm है, honored. फ्रेम थोड़ा खूबसूरत लगना चाहिए ना, तो इसलिए बीच में रहना चाहिए। आजाद जी, ट्रेलर में तो देखा मैं तो मैडम पलता ही हूँ माँ, अगर मेरी माँ नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। यस ऑफ कोर्स आई बीन मतलब मैं बहुत मार खाता हूँ उनसे, अभी भी मार खाता हूँ, और मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है बोलने के लिए कि मैं अभी भी मार खाता हूँ, बिल्कुल मार खाता हूँ। और मुझे लगता है कि वही मुझे एक सेल है। और मैं एक्चुअली गर्लफ्रेंड से मार खाते हो तो माँ लगा दिया है। सिर्फ वो वर्ड चेंज का माँ लगा दिया कोई ये अभी नए नए मार खाने शुरू किया इन्होंने, रिसेंटली इनकी शादी हुई है। ये जो तो अभी इन्होंने म्यूजिक दिया है, और इनकी जो पहले गर्लफ्रेंड थी मतलब शादी मूवी के दौरान, अभी बीवी बन चुकी है, वो हमारी कोरियोग्राफर है, मूवी की कोरियोग्राफर है। सो इनका भी स्टोरी है यहाँ। दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। You worked in the South. Yes, I have. What difference do you find working down the South? Did you debut in the South? Uh, Was it Telugu? Yes, Telugu. The first film that came out in the South was a Telugu film, and the biggest difference is that I can understand all of you. Over there, it was kind of a challenge. Although I was treated with so much respect and love, even over there. It was a wonderful experience, but when I got onto the set, I had no idea how to speak the language. तो मुझे पहले बहुत ही मुश्किल हुआ बेसिक्स से स्टार्ट करना। यहाँ पे वो एक एडवांटेज था कि मुझे लैंग्वेज तो आती ही है। दैट वाज द बिगेस्ट डिफरेंस, बट एक्टिंग इज एक्टिंग। आई लव डूइंग इट इन एवरी लैंग्वेज, सो इट्स ग्रेट। वैसे तेलुगु सिनेमा की जो हमारा जो परसेप्शन रहता है वो तो बस बॉम्बे बैठ के ही होता है, बट जब कभी और मौका मिलता है कुछ तेलुगु एक्ट्रेसेस से बात करने का, एंड ऑलरेडी देयर इज मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा, और उनका जो सिनेमा है अपना उनका स्टाइल और अंदाज है। लेकिन कभी कभी ये भी सुनने मिलता है कि जो तेलुगु सिनेमा में एक आई डोंट यूज द वर्ड मिसोजिनी, बट एक डोमिनेशन जो मेल का है ओवर फीमेल, तो क्या ये वाकई इज इट वाइडस्प्रेड इन द तेलुगु इंडस्ट्री या इवन अदर इंडस्ट्री? I would want to be non-controversial and say no, but I'm not going to do that because it's a little true that again female representation needs to be taken a little more seriously. I mean misogynist or misogynistic is a very heavy word, and I can't sit here and say, oh, I was treated badly or whatever, because my personal experience has been beautiful in the South. Every place I've been treated with respect, and I personally did not, maybe it's just the production house that I worked with or people that I worked with, but when I see some interviews, it really irks me and makes my blood boil when people talk about how men have power over women or they're allowed to do certain things that you really shouldn't be doing to women. So yes, I feel like we still have a long way to go, for sure. मोहन जी, ट्रेलर में जैसा देखा, टीकू जी को तो हम सब पसंद करते हैं और ज़्यादातर तो उनकी छवि रही है, कॉमेडी नहीं रही है, and I think there is one actor who can truly define what a Crispin, because जैसे I think he is someone who thrives on comedy of errors. ज़्यादातर आप रोज देखेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा देखने में लगा है that for the first time शायद हम एक सिनिस्टर साइड देखेंगे उसका।
किया, तो पहली बात तो आपने टीकू जी को इस कैरेक्टर में कैसे हाउ डू यू एनविसाज हिम? उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि टीकू के साथ मेरा परिचय करीब ऑलमोस्ट 25 साल पहले हुआ था, जब हम अपना पहला सीरियल लिख रहे थे फॉर बी आर चोपड़ा, एंड टीकू वॉज मतलब all the biggies of comedians of film industry, जगदीप साहब, असरानी जी, टीकू, राजेश पुरी, रवि वासवानी, नो मोर अनफॉर्चुनेट, और बहुत सारे, ये सब के सब थे उसमें। वहाँ से मेरा परिचय हुआ एंड आई रियलाइज दैट ही इज़, जो स्क्रीन पे दिखते हैं वो तो है ही है, वो टैलेंट तो उनका दिखता ही है, बट ही इज़ वे बियॉन्ड दैट, क्योंकि वो ख़त्म होने के बाद में ही सेड कि एक फिल्म करनी है, और वो एक किताब उन्होंने दी। सो उस किताब की कहानी ये थी कि काजोल वॉज रीडिंग ए बुक, और काजोल ने कही कि ये किताब इज़ वंडरफुल, इस पर फिल्म बननी चाहिए, और वो किताब उन्होंने टीकू को दी, एंड टीकू शेयर्ड दैट बुक विथ मी, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और उसमें जो प्रोटैगनिस्ट था, जो फादर था, हु इज़ मतलब उसकी लाइफ का स्ट्रगल, कमाल का स्ट्रगल रहा, वो टीकू प्ले कर रहा था। And we had everything in place, but जैसा ये कहते हैं, there is many a slip between cup and lip in this industry, तो वो फिल्म नहीं बनी। That was the point of time when I saw कि he is not just a comedian, he is way beyond that, and I was actually waiting, मैं इंतज़ार कर रहा था कभी कुछ ऐसी चीज़ आए मेरे पास जो मैं कर रहा हूँ तो मैं करूँगा। और मैंने टीकू को फ़ोन किया, और हमारा वो रोल क्या है से लेके, हाँ मैं करता हूँ, कितने तारीख को जाना है, आना, ये सब एक फ़ोन कॉल में, 10 मिनट के फ़ोन कॉल में सब डिसीजन हो गया था। सो ही इज़ नॉट जस्ट ए ग्रेट एक्टर, ही इज़ ऑल्सो ए वेरी डियर फ्रेंड। ऐसे हुए टीकू तलसानिया हमारे लिए। रोनित से एक सवाल है कि सर ने बोला कि आपने एक डेब्यू किया है ये इस मूवी में, पर पहले भी आपने कई जगह पे काम किया है, जो फेस्टिवल में आपका नाम हो रहा है, तो उसके बारे में क्या है? तो इससे पहले तो मैंने 2-3 शॉर्ट फिल्म्स की थी, जो बेसिकली बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज़ हुई थी। एक जी म्यूज़िक कंपनी के लिए एक वीडियो किया, म्यूज़िक वीडियो, और फिर सर ने पता नहीं मेरे में क्या देखा और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, जिसके लिए मैं आई वांट टू रियली थैंक यू, प्लेइंग अलॉन्ग साइड सच अ लेजेंडरी एक्टर टीकू तलसानिया सर। ऑब्वियसली थैंक यू मोहन सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले ऑल्सो इन सच अ जॉनर which is very heavy, which is comedy. So thank you for trusting me. नहीं तो मेरे लिए बड़ा सिंपल था। मैं सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज। तो एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं हमारी इंडस्ट्री के, बहुत ही दिग्गज हैं। उनको मैंने एक स्क्रिप्ट सुनाई थी, वो अगेन फादर डॉटर की स्टोरी थी, और उन्होंने कहा कि मैं करूँगा ये फिल्म, मैं ये फिल्म करूँगा ही करूँगा, एक शर्त है मेरी सिर्फ, गेट अ ग्रेट एक्ट्रेस फॉर ए डॉटर। और मैंने कम से कम 6 महीने लगाए, लेकिन मैं एक बेटी नहीं ढूंढ पाया, और वो फिल्म नहीं बनी। वो गलती यहाँ हो सकती थी अगर हमको रोनित नहीं मिला होता तो, बिकॉज यू नो व्हेन यू हैव समवन लाइक टीकू तलसानिया एंड दैट ग्रेट एक्टर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जब वो खड़े हैं, उनके साथ जो फ्रेम शेयर कर रहा है, अगर वो उतना ही टैलेंटेड नहीं होना तो वो सीन बस यूं चला जाता है, और ये जो टैलेंटेड एक्टर है इसका दिल खट्टा हो जाता है, अब उसका काम करने का मन नहीं करता है, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करता है। सो आई एम थैंकफुल कि आई गॉट हिम एंड ही डिड अ फैबुलस, एंड सर इज सो मॉडेस्ट। थैंक यू सर। ऑब्वियसली जब जो हीरो है नॉर्मली क्लीन शेव रहता था, आजकल चाहे वो बॉलीवुड का हीरो हो या किसी भी सिनेमा का हीरो या फिर इवन क्रिकेटर्स, ज़्यादातर सब दाढ़ी रखते हैं। यहाँ पे भी शायद 2 जन है यंग युवा। हाँ, मैं हीरो हूँ पिक्चर का। बताना नहीं चाहता ना। 4 ने दाढ़ी रखी। मैंने और वैष्णवी ने रखा। मैंने कर लिया शेव आज, तो मेरा नहीं है आज। तो इस दाढ़ी में कुछ कहना चाहेंगे कि आज व्हाई इज द दाढ़ी इज वो? हाँ, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इन सबको देख करके मेरी भी बड़ी इच्छा जगी थी यार, और उसी दौरान वो कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, घर में पड़े थे सब, तो वो रिस्क हम ले सकते थे, तो हमने थोड़ी दाढ़ी बढ़ाई,
और हमने फोटो खींचा और शेयर किया, इतनी गालियां पड़ी, अब भी शेव करो, अब भी शेव करो। और घर में तो खैर उठते बैठते गालियां पड़ रही थी, क्या है शेव करो ना, क्या है शेव करो। तो हमने एक और ट्रिक किया, हमने इसको इतना कर दिया, आहा, लाइक फ्रेंच कर लिया हमने, अब मजा आएगा। वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों से। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भाई तुम लोग सबसे बड़ी जलन महसूस होती है, तुम लोग ये रख सकते हो और हम नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज जो अच्छा लगता है रखते हैं, अपनी खेती है। तो आपने मतलब किश तो में दिखाया, इतना देखिए सही लग रहा है, मतलब थोड़ा अब सही बात पूरा करके कि आप प्यारे लग रहे हो। In continuity, I would like to ask Vaishnavi. It's a personal question. Okay. Do you clean shaven men or men with beard? Depends on the day, ma'am. No, I mean I don't mind either, as long as the guy is nice, I guess. Yeah, I think beards are super in fashion though. If you can keep your beard nicely maintained and clean and hygienic, I think it should be fine. इसलिए श्रीकांत ने भी थोड़ा सा रखा है। मुझे बहुत शौक है दाढ़ी रखने का, बहुत शौक है। वही कोविड के टाइम मैंने कर भी दिया था, लेकिन वही हर दूसरे दिन ऑडिशन आ जाएगा, फिर कटवाना पड़ता है ये, और मतलब कैरेक्टर वाइज वर्क नहीं करता, वरना मुझे भी दाढ़ी रखने का बहुत शौक है। इस पर Oh, hello. Print and ये YouTube के लिए मैं करती हूँ। Okay. मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत पे बिलीव करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो नसीब पे और बोलते हैं ना कर्म पे बिलीव करते हैं। किस्मत कुछ नहीं होती, बोलते मेहनत करो। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, मतलब आप लोग में से कौन किस्मत पे बिलीव करता है और कौन कर्म पे, और कौन दोनों पे, और कौन दोनों पे? गुड क्वेश्चन। इसमें मुझे लगता है कि देखिए, ये बिल्कुल जो लोग ये सोचते हैं कि किस्मत पे, अगर किस्मत से ही सब होता है, लेकिन आपको क्या पता कि किस्मत में ये लिखा हो कि मेहनत करने से ही मिलेगा, है ना? तो या तो बिल्कुल हो सकता है लिखा हो ना, तो यही होगा कि भाई करने से ही मिलेगा। तो मुझे ये लगता है हम लोग प्रोजेक्ट आने तक किस्मत पे डिपेंड होते हैं। खराब हो गया तो बोलते किस्मत खराब, अच्छा हो तो बहुत मेहनत की हमने, बहुत मेहनत की साल। तो बस वही है। ऐसे भी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत है ना मजदूर, और दूध वाला, पेपर वाला सब करते हैं। वैसे इस हमारे लाइन में किस्मत चाहिए, मतलब कोई भी लाइन में, इसमें क्रिकेटिंग फील्ड हो, इंडस्ट्री हो, पर वो पीछे का अगर हार्डवर्क या मेहनत नहीं रहा तो इसका फायदा नहीं है। बट हाँ, किस्मत कुछ हद पे तो चाहिए, एज अ यूनिवर्सल पावर कहिए, कुछ तो एक चाहिए वो है ना, कर्मण्यवाधिकारस्तु, वही वाली बात, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल जो है वो डेस्टिनी है, मुझे मैम ऐसा किस्मत। लगता है कि और अगर किस्मत से आपको मौका मिल भी जाता है कोई खास, लेकिन वहाँ पर अगर आप उतना अपने रोल को, जो भी आप कर रहे हैं, क्रिकेट हो चाहे एक्टिंग हो, अगर आप नहीं खुद को साबित कर पाए तो वो आखिरी मौका मिल जाता है, वो आखिरी मौका होता है आपका। उसके बाद दोबारा आप शायद नहीं नजर आएंगे उस फील्ड पर। तो एक बड़ी वो है कि ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना जंग में खून बहने से रोकता है। तो मुझे लगता है कि आप मेहनत जो कर रहे हैं वो आपकी, जैसी किस्मत से आपको चांस मिलेगा, अगर वो मेहनत नहीं की होगी तो वो चांस आपका खराब हो जाएगा, लेकिन मेहनत करके वो किस्मत से मौका मिला, फिर आपको और मौके मिलेंगे। अरे इस प्रोमो में एक चीज बहुत शानदार है, एक आदमी ने लॉटरी का टिकट लिया और वो कहता है मुझे उसने कहा है कि ये जो दूसरा ग्राहक आएगा वो टिकट तू ले लेना। तो किस्मत यहाँ बदल गई ना। बिल्कुल, वो कहाँ से कुछ भी हो सकता है। सरकार ने तो टिकट ही नहीं लिया, भगवान को बोला कि मेरा लॉटरी निकल खरीद तो सही Yeah, exactly. बदल जाती है। राइट, गुड एग्जांपल। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत बहुत ही अच्छा होता है। I think, हमारे हाथों के लकीर हमारे पे डिपेंड नहीं करता, हमारे पास हाथ है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खूब मेहनत करें और ऊपर वाले पे छोड़ दें, सब अच्छा ही होता है। जस्ट बी पॉजिटिव एंड किस्मत अपने आप अच्छी हो जाएगी। मोहन जी, फिर भी लेकिन अगर जब इंडस्ट्री की बात आती है तो क्या आज भी वो ट्रू है दैट वन फ्राइडे कैन मेक और ब्रेक योर करियर? Whether I like it or no, yeah, it is so true. 2 तारीख को आंसर। You are as good as your last Friday. No matter how talented you are. एक जमाना था कि डायरेक्टर अच्छे हैं तो अच्छे हैं, उनकी 3 फिल्में फ्लॉप हो गई, कोई बात नहीं, वो दिखता है लोगों को कि यार ये बंदा काम बड़ा अच्छा करता है। नॉट एनी मोर। आपका लास्ट फ्राइडे क्या था, बस वही इम्पोर्टेंट रह गया है।
हाँ लेकिन किस्मत वाली बात पे भी कहना चाहूँगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यू नो अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओपन द डोर। अब अपॉर्चुनिटी ने नॉक किया, अब आप गए हो, ओह शिट अपॉर्चुनिटी आ गया, तैयार होना है, कपड़े पहनने बदलने हैं, तो अपॉर्चुनिटी इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू। सो वो जो मेहनत जो होती है ना, आप हमेशा तैयार रहो, किसी भी वक्त वो दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। So, आप मेहनत कर रहे हो तो किस्मत रास्ता बना देगी आपके लिए। आप मेहनत कंटिन्यू कर रहे हो तो रास्ता बना ही देगी कहीं ना कहीं। डेफिनेटली मतलब फाइनली दो चीजें जरूरी हैं। बहुत बैलेंस। एक मार्च का फ्राइडे युद्धवीर और वैष्णवी आप दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आई एम सॉरी। 1 मार्च का जो फ्राइडे आएगा आप दोनों के करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी महीनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब रिलीज़ होगी फिल्म। तो ऑब्वियसली करियर के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, और इमोशनल वैल्यू भी बहुत है कि फाइनली ये आ रही है, और आई होप सब पसंद करें जितना हमने इसमें मेहनत लगाई है और जितना हमने खुद ने एंजॉय किया है। मेरा ये मानना है कि यू डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। हमने अपना कर्म किया, सबने पूरी मेहनत, खून पसीना। हमें याद है जब 45 डिग्री के आसपास सर बता रहे हैं, तो मैं तो चक्कर खा के भूत बन गया। तो मैं गया वहाँ पे रेस्ट किया, तो वो मेहनत, वो पसीना जो हम लोगों ने बहाया है, अब वो ऊपर वाला देख रहा है, तो ज़रूर इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा। बाकी लेट्स गो फॉर द बेस्ट।